हेलो बच्चों, आज आपके सामने है क्लास 9 का दूसरा अध्याय संसाधन के रूप में लोग। इकोनॉमिक्स का ये दूसरा अध्याय है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह एक जनसंख्या कैसे एक संसाधन बन जाती है। संसाधन आप ये देख सकते हैं, भौतिक संसाधन जो उत्पादन के लिए आप 4 संसाधन जानते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और मानव उद्यम। इन सब में भौतिक पूंजी जो है, भूमि और जो पूंजी ये लगती है, ये तब तक यूजफुल या उपयोगी नहीं हो सकती जब मानव का उसमें श्रम या कौशल नहीं लगे। तो एक जनसंख्या कैसे संसाधन बनती है? अगर उसे शिक्षा और उसे कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए तो उससे क्या बन जाती है? वो जनसंख्या एक पूंजी बन जाती है, मानव पूंजी बन जाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे जो आपके बुक में दिया गया है। उसमें है, सेमापुर नाम के गांव में सकल और विलास नाम के 2 दोस्त रहते थे, या फिर 2 बच्चे रहते थे। सकल की उम्र 12 वर्ष थी। उनके पिता का नाम बूटा चौधरी और जो एक किसान थे, और माँ का नाम शीला। उनके भाई बहन, सकल के जो भाई बहन थे, जीतू और सीतू थे, और इसके चाचा थे श्याम, जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला था। और बूटा चौधरी और शीला ये दोनों चाहते थे कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं और कुछ अच्छा करें। इसलिए बूटा चौधरी ने अपने बच्चे को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलाने के लिए इसे बाहर भेजा, या शहर से इसे प्रशिक्षण दिलाया। उसे प्रशिक्षण दिलाने के बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में क्या हो गई, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो बहुत मेहनती था। मेहनत करने के कारण सॉफ्टवेयर का उसने प्रोग्राम डेवलप किया। उससे खुश होकर के उसके बॉस ने उसे क्या किया, पदोन्नति दे दी। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जब उसने किया तो उसे पदोन्नति मिल गई, यानी कि उसका प्रमोशन हो गया और अच्छे पोस्ट पे गया। उसकी आय भी बढ़ी। दूसरी तरफ आप विलास को देख सकते हैं। विलास 11 वर्ष का है। इसके पिता का नाम महेश और माँ का नाम गीता है। पिता ये मछलियां या मछुआरे थे, मतलब मछलियां बेच करके अपने जीवन यापन करते थे। इनकी आमदनी जो थी बहुत ही कम थी। तो अल्पायु में ही महेश के मतलब कम ही उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण सारा बोझ किस पे आ गया, उसकी माँ पे आ गया पालन पोषण का। क्योंकि उसका एक छोटा भाई था मोहन, उसकी भी देखभाल विलास करता था, और उसकी माँ बाजार में जाके मछलियां बेच देती थी, जिससे उसे प्रतिदिन 20 से 30 रुपए मिल जाता था, जिस कारण उसे बहुत ही मुश्किल से घर चलाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। और इसी के कारण उसे गठिया, कम पोषण मिलता था, क्योंकि आय उसकी बहुत कम थी। तो कम पोषण के चलते उसे जो विलास है उसको गठिया रोग हो गया। गठिया रोगी होने के कारण वो पढ़ाई में भी पिछड़ते गया, और उसके साथ साथ वो आगे पढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि माँ के पास उतने पैसे नहीं थे जो डॉक्टर को दिखला पाती या फिर आगे की पढ़ाई पूरी करवा पाती। तो इसका नतीजा क्या हुआ, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं सका, तो वो मछली बेचने की माँ की तरह ही वो मछली बेचता था। इस तरह हम देख सकते हैं 2 उदाहरण के द्वारा कि किस तरह एक हष्ट पुष्ट सकल, उसे जब अच्छी शिक्षा मिली, उसका स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, इन सभी चीजों पे ध्यान दिया गया, तो वो उच्च आय वाला व्यक्ति बना। और दूसरी तरफ विलास, जहाँ ना इसकी शिक्षा अच्छी रही, ना इसका स्वास्थ्य अच्छा रहा, और ना ही इसे किसी तरह का प्रशिक्षण मिला जिससे वो अपनी आय बढ़ा पाए। तो ये इस तरह वो गरीबी जो पहले से भी उसके घर में थी, उसके कुचक्र में ये फिर से वो भी चला गया। तो इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि किस तरह शिक्षा और प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि जो जरूरी चीजें हैं उसे किसी जनसंख्या को प्रभावित किया जाए, या मतलब प्रोवाइड किया जाए, तो उससे ये क्या बनती है, वो मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या आप जान सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि 15 से लेकर के 15 से लेकर के 59 साल की जो आयु वर्ग के लोग होते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या होती है। इस आयु वर्ग के लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो ये कार्यशील जनसंख्या का उत्पादक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं रहेंगे, बीमारी रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उत्पादन अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सरकार जो है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश करके क्या करती है, उत्पादन बढ़ाती है, जिससे हमारा क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। अब आप अगले हेडिंग में आप देख सकते हैं कि ये आप जापान का भी उदाहरण ले सकते हैं। जापान हमारा जो बहुत छोटा सा देश है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत ही कम पाए जाते हैं, लेकिन उसने मानव संसाधन पे बहुत ज्यादा
निवेश किया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए वह देश के विकसित देशों में से एक है। जो विश्व के जो देश हैं उनमें से ये विकसित देशों में एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव जो संसाधन है वो बहुत उच्च क्वालिटी के हैं या उच्च गुणवत्ता वाले हैं। तो इस आप अगले हेडिंग में देख सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं? आप जानते हैं कि क्रियाकलापों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा जाता है। या प्राथमिक क्षेत्र में वो क्रियाएं होती हैं जो कृषि और उससे संबंधित होती हैं, जैसे कृषि में खेती के अलावा पशुपालन है, या फिर और भी जो क्रियाएं जो गांव वगैरह में होती हैं उस तरह की क्रियाएं, खनन, है ना, ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक क्रियाएं जो विनिर्माण करती हैं, जहां कारखानों में या छोटे मोटे वर्कशॉप में या घर में भी कुछ विनिर्माण, नई प्रक्रिया, कुछ नए चीज बनते हैं, विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। उसके अलावा तृतीयक क्षेत्र जो प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक से लेकर के बढ़ई, लोहार वगैरह जो सेवा क्षेत्र से उसमें लगे रहते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों सेवाओं का जो मूल्य होता है इसे ही बाजार क्रियाएं भी कहते हैं या आर्थिक क्रियाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब क्रियाओं को करने से क्या मिलता है? हमें धन मिलता है ना। बाजार में इनकी वस्तुओं या सेवाओं का क्या होता है? बिक्री कर सकते हैं, इसलिए बाजारी क्रियाएं या आर्थिक क्रियाएं होती है। इसे ही हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय का जब हम लोग जोड़ करते हैं, यानी कि कौन सा देश में किसकी आय ज्यादा है, अगर जिसकी आय ज्यादा होगी वो ज्यादा विकसित देश होगा। तो ये कैसे जानते हैं? इन तीनों क्रियाओं के योग से हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ ज्यादा उत्पादन हो रहा है और कहाँ कम उत्पादन हो रहा है। तो और उसके अलावा फिर हम देख सकते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। हमारे यहाँ सभी तो आर्थिक क्रियाएं नहीं करते हैं ना, हमारे यहाँ महिलाएं और गृहिणियां हैं। महिलाओं का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी है कि उन्हें घर संभालने और बाल बच्चों का पालन पोषण करने तक सीमित रखा गया है। तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं, वो चाहे घर में जितना भी काम कर लें, लेकिन उनकी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? गैर आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि उसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलने के कारण उनका जो है सेवा वो उत्पादक नहीं कहलाता है। तो ये इसका जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण है। लेकिन अगर वही महिलाएं अगर शिक्षित और प्रशिक्षित होकर के श्रम बाजार में जाएं, अगर उन्हें उस श्रम का मूल्य मिले, तो ये क्या हो जाएंगी? वो भी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं विलास की माँ गीता, जब उनके पिता जीवित थे तो वो मछली बेचने नहीं जाती थी, वो एक साधारण गृहिणी थी। लेकिन अगर वही जब बाजार में चली जाती है, कुछ पैसे कमाती है, वो श्रम बाजार में आ जाती है, तो इस तरह से क्या करती है? वो आर्थिक क्रिया करती है। उसी तरह ये अपने भाई बहनों की देखभाल कर रहे हैं, तो ये भी कोई आर्थिक क्रिया नहीं है, इसके बदले उन्हें कोई मूल्य नहीं मिलता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि शिक्षा और कौशल विकास के कारण कोई भी जनसंख्या क्या होती है? मानव पूंजी बन जाती है। बाकी इसका अगले भाग में देखेंगे हम।